आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। 138 साल का रिकॉर्ड तोड़कर नगर निगम में काबिज हुई कांग्रेस सत्ता के एक साल बाद बहुप्रतीक्षित सामान्य सभा बैठक उस समय जंग के मैदान में बदल गई जब विभागीय प्रभारी रूपेश राजपूत और नेता प्रतिपक्ष के बीच पार्षद प्राची सोनी के मामले को लेकर इतना हो हल्ला मचा कि आवाजों के बीच हाईटेक बस स्टैंड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोकुल नगर, सदर चौड़ीकरण और बरसात में डूबने वाले वार्डों को बचाने वाले ड्रेनेज सिस्टम जैसे जरूरी 46 सवालों के जवाब राजनीति की भेंट चढ़ गए। कुछ ही सवाल उत्तर का सम्मान पा सके और बाकी के सवाल कूटनीति की भेंट चढ़ गए। आइए पहले क्रम में देखते हैं कि हमेशा की तरह सामान्य सभा की बैठक पक्ष विपक्ष की राजनीति के चलते कैसे असामान्य बैठक में बदल गई। कॉपी किताब है और कुछ नहीं है। बजट भारत माता की जय। भारत माता की जय। ठीक है। कहाँ है? गांधी जी के चित्र में माल्यार्पण करेंगे और मैं आदरणीय महापौर जी और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री नरेंद्र वोहरा जी से और साथ ही उनके राजेश ठाकुर जी, राजेंद्र शर्मा जी आके महात्मा गांधी जी के चित्र में सावधान। राष्ट्रगान शुरू। इसके बाद राजकीय गीत होगा।
उपस्थित इस बैठक में आसंदी की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज मैं यह बैठक पक्ष एवं विपक्ष के जनहितकारी प्रस्तुतिकरण के बाद शहर की जनता के लिए गौरवशाली क्षण निर्मित करेगा, ऐसी शुभकामनाएं देता है। आज ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उन्हीं के बीच मैं आज सभापति की कुर्सी में आप लोग के सभी के आशीर्वाद और सहयोग से बैठा हूँ। जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आप बैठिए, प्लीज आप बैठिए। नहीं आप बैठिए, प्रश्न आ रहा है। स्टार्टिंग में क्या बोला, ये छोटा सदन है, बोला ना सदन की बेचने का 2 मिनट घड़ी का कांटा रोक दीजिए। मैं घड़ी का कांटा नहीं रोक सकता। आप समय रोकिए, 2 मिनट में जाना चाहता हूँ। हमने जो आपको आवेदन दिया था राजीव सोनी के खिलाफ, उसकी क्या कार्रवाई की? आपने विपक्ष को 48 घंटे का समय दिया। आप हमको कुछ मिनटों का समय दीजिए, हम चर्चा करना चाहते हैं। घड़ी का कांटा रुक गया है। आपने विपक्ष का कांटा रुका नहीं है। आपने विपक्ष 11 आपने विपक्ष को 11:16 हुआ है, काम चालू हो चुका है। 48 घंटे का समय दिया था। आप अच्छा बात कर रहे हो, आप एक पक्ष कार्रवाई कर रहे हो। हमको भी 48 मिनट आपने राजीव सोनी को 48 घंटा दिया था उनको, उसके लिए हम आपसे बात कुछ मिनट मानते हैं, तो उसमें चर्चा की जाए। छोटा सदन है, पूरी चर्चा की जाइए। ये चर्चाएं क्या होनी चाहिए? मैं चाहता हूँ नरेंद्र वोरा राजीव सोनी के खिलाफ और उस पर निंदा प्रस्ताव लाया जाए यहाँ पर, और जो बालक चौक का कॉम्प्लेक्स का यहाँ हमारे एमएलए साहब उठाती है वहाँ विधानसभा में 30 मिनट पे आया जाए, यहाँ चर्चा कर जाए। इसकी चर्चा हमारे मेंबर से ज़्यादा बढ़िया हो पाएगी, ना कि वहाँ हमारे मंत्री जी करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हमारे एमएलए को गुमराह कर रहे हैं। जो चर्चा यहाँ होनी चाहिए, यहाँ होना चाहिए। आप मैं आपको चैलेंज करता हूँ, शहर के हित को देखते हुए मेरी 2 मांग माना जाए। राजीव सोनी नरेंद्र वोरा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाए और बालक चौक कॉम्प्लेक्स का पहले चर्चा की जाए, उसका तो तैयारी समय। माननीय अध्यक्ष जी, आप निंदा प्रस्ताव बहुत दुख का विषय है। क्या दुख है? पहले मेरी बात का जवाब दिया जाए। बहुत दुख का विषय है। 48 घंटे ये
सदन की कार्रवाई चलाना चाहिए। बैठे आप अपना वजूद बुलाकर हर कीर्तन या जो महिला जो घर को स्वर्ग बनाती है, घर को स्वर्ग बनाती है, आशीर्वाद भैया निराधिकार से सामान्य सभा से चलन प्रक्रिया की धारा 36 में कहती है चलिए बैठे चलो बैठो आप लोग। तो क्यों नहीं हो रहे? आपके ऊपर से किसी सरकार बैठी है, आप कार्रवाई कीजिए। नेता प्रतिपक्ष सब बैठिए आप लोग। धारा 36 में मेरा अधिकार है ना? और जैसे कि आज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला की बात है, मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन मार्क और साथ ही साथ लोग महत्व में भी आया हुआ है। तो आप लोग अगर चर्चा चाहते हैं तो उस समय जब क्वेश्चन लगेगा आप लोग चर्चा कर लीजिएगा। ममता शर्मा जी बालक चौक का लगा है ना क्वेश्चन, है ना? नगर चौक आप लगाए ना? हाँ, नीलू पवार जी के में लगा है क्या? तो मैं चाहता हूँ शांत रहिए, आपको जो चर्चा करना है कर लीजिएगा, आपका सदन है ना? चर्चा कर लीजिएगा। और आप बैठिए चुपचाप, बोलिए बहुत कुछ, आप बैठिए, असेंबली की आवाज असेंबली बोल सकते हैं, आप असेंबली कैसे नहीं बोल सकते मैडम? ये असेंबली है, असेंबली आप कैसे नहीं बोल सकते मैडम? नहीं गलत बात, आप गलत बात मत कीजिए मैडम, कार्रवाई हो जाएगी भाई, ऐसी अच्छी बात नहीं है। असेंबली के तरफ ऐसा अच्छी बात नहीं है मैडम। मैं आदरणीय सभापति महोदय, आप असेंबली की तरफ ऐसा मत बोलिए मैडम, है ना? आप अभी नहीं दिखा सकते मैडम, अच्छी बात नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यदि कोई अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो जाती है, किसी प्रश्न पर विवाद हो जाता है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में और संवैधानिक संस्था को चलाने के लिए आसंदी को और विशेषकर नगर निगम के दृष्टिकोण से नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 36 कहती है व्यवस्था आपके तरफ दिया जाना है, और ये सारे पार्षद भी आपके संरक्षण में काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि धारा 36 के तहत इस विवाद के प्रश्नों पर आप व्यवस्था दीजिए और सदन को आगे बढ़ाइए। तो पहली बजाय मीटिंग कुछ छोड़कर बात करते हैं, हमको धारा सिखा रहे हैं, धारा मत सिखाइए आप हमको, क्या
हमारे सदन का साथी है, बोलता है धारा मत बताइए, जबकि हमें आपने प्रारंभ करते ही आपने नियमों का पूरा लेखा जोखा बताया, धारा बताया, और आगे के सदन का आदमी उसका अवहेलना कर रहा है। कितना उचित है बताइए आप। 100 साल में कितने धाराओं का पालन किया? मैं तो तैयार हूँ, चर्चा करो, चाहे विकास कार्य हम यहाँ क्यों आप क्यों भाग रहे हो? हम यहाँ चर्चा के लिए हैं। हम चर्चा के लिए हैं। एक बात दूसरी बात को आसक्ति का अधिकार होता है। आदरणीय सभापति जी भी अभी वो भी जा सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं मीटिंग को, ये उनका अधिकार, उनको अधिकार नहीं बताया जा सकता। आप हमको धारा मत बताइए। आगे क्यों नहीं बताएंगे? आप बताएंगे, सदन नहीं चलेगा बोल के, हम चलेगा। माननीय धाराओं पर धज्जे उड़ाए हो आप। आज हम 1 साल में आप धारा मत सिखाइए, हम प्रयास कर रहे हैं शहर के अच्छे विकास के लिए। सदन से नहीं आप लेकिन होता है ये आदमी का क्या टाइम पास किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये हम भी आपके ये 1 साल 1.25 साल से बता दिए, धमदरी की जनता से भाग रहे हैं लोग। आज भी सदन में यही चाहते हैं, अपनी अगर वैधता को छिपाने के लिए यहाँ पर एक जुम्मी प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो आप भगवान मीटिंग में अरे हम पूरी चर्चा करने तैयार हैं। अगर चर्चा करना चाहते अध्यक्ष महोदय तो प्रश्न उत्तर ही होगा। ये जानबूझ के समय खराब किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप पहले आपसे निवेदन है, पहले भारत चौक पर चर्चा, हाथ जो निवेदन है, पहले भारत चौक पर चर्चा किया जाए, फिर खुद अपने एमएलए को बुला कर आदरणीय सभापति जी, आप कथन है उसके भी चर्चा होगी, क्या टाइम पास करने की क्या स्थिति बताइए आप। हमारे प्राची सुनी जी लगाए उस विषय में चर्चा किया जाएगा, नहीं किया जाएगा नहीं, लेकिन सदन को शहर का एक नागरिक चाहता है चर्चा होगी, चर्चा उसकी उनके ऊपर कार्रवाई किया आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? एक साल में होने वाली समस्या की इससे समय प्राप्त करने की बात कर रहे हैं लोग। 1 साल में होने वाली मुद्दा कभी लोग समय पास करने की मुद्दा कर रहे हैं लोग। हमारे घर में शहरी की बात नहीं कर रहे हैं आप लोग। एक साल को बर्बाद कर दिया जो सभापति जब प्रश्न उत्तर ऐसे ही लगने पटवार क्यों निकाला गया? जब प्रश्न उत्तर ऐसे ही लगने पटवार क्यों निकाला गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम मेरे को जो करना मैं करूँगा, मेरा अधिकार चलिए, आप चलिए बैठिए, बहुत हो गया, चलिए आप लोग बैठिए, ऐसे ही पूछना था तो ट्रक क्यों बहुत हो गया, चलो बातचीत क्यों निकाला गया? बैठिए, बैठिए सब आप लोग चाहते हैं कि अभी सदन चलाना है कि नहीं? आप लोग की बताइए भाई, सदन चलाना है कि नहीं आप लोग बताइए, चलाना है आप लोग बताइए। चलाना चाह रहे हैं ना, क्योंकि देखिए भाई हमारे सब पत्रकार साथी भी हैं, हमारी शहर की जनता भी कर बैठी है, तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जरूर उस पर भी चर्चा होगी, ठीक है। आप लोग जो क्वेश्चन है, जैसा नियम बना है उस नियम के तहत पालन कीजिए ना भाई, अगर नियम का अगर पालन नहीं करेंगे तो सदन कैसे चलेगा। क्वेश्चन है धनीराम जी। आदरणीय सभापति महोदय, सभी पार्षदगण, उपस्थित कर्मचारीगण एवं मीडिया पार्षदगण, आप सब लोगों का इस सभा सदन में हार्दिक अभिनंदन। आज हम सब लोग विपरीत परिस्थिति से निकल करके आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सब लोग कोरोना एक महामारी से
से उबर करके यहाँ सब लोग आए हैं, हम सब उपस्थित हुए हैं। मैं आप लोगों से करवट निवेदन करता हूँ कि सदन की कार्रवाई सही दिशा में जाए, अच्छी सी चले। आप सब लोगों को यही विनती है। आप लोग को मैं बता दूं 11:35 को कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। आप सब घड़ी देख लीजिए और ठीक 12:35 में प्रश्नोत्तरी की कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद हमारे माननीय महापौर जी अपना बजट प्रस्तुत करेंगे। इस बात का ध्यान रखा जाए। तो मेरा आप सभी पार्षदों से निवेदन है, साथ ही साथ एल्डरमैन साथियों से भी मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक प्रश्नोत्तरी में आप लोग भाग लीजिए। और मेरा एक प्रश्न है, नगर पालिका निगम धमतरी में जितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, अभी तक उनके उत्तराधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई। उनके भी एक रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो चुकी है और इस पर आपने अभी तक क्या कार्रवाई की, जिसकी उचित जानकारी थी। माननीय सभापति महोदय, जो सेवा अवधि में मृत्यु हुए उनमें कर्मचारियों की जानकारी और क्यों नहीं हुई अनुकंपा नियुक्ति। पहले मैं जानकारी दे दूं कि उस प्रश्न में कितने कर्मचारी हैं। इसमें 18 कर्मचारी है, 11 सफाई कर्मी, 1 वाहन चालक, 1 पंप कुली, वायरमैन, 2 ब्रिक, 1 व्याख्याता, 1 फीटर कुली, 1 टोटल 18 कर्मचारी हैं। उत्तराधिकारियों द्वारा दिए गए आवेदन निगम के द्वारा शासन को भेजा गया है। शासन द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। की अनुकंपा नियुक्ति के लिए कौन कौन से सदस्यों ने आवेदन लगाया है, उनके आवेदन पर भी क्या क्या कार्रवाई की गई अभी तक, मैं सदन को जानना चाहता हूँ। कार्रवाई जैसे 18 कर्मचारियों के नाम पूछे, बाद में पूरे पदक कार्रवाई, ये जानकारी चाहता हूँ किन कर्मचारियों की कब तक पूर्णतः नियुक्ति हो जाएगी, ताकि उनकी रोजी रोटी की समस्या है वो पूर्ण हो सके और उनको रोजी रोटी मिल सके। जब वहाँ कोई जब तक नहीं आएगा तब तक तो हम इसमें प्लेसमेंट में ही रखने का वो है। और हम जैसे जैसे रिक्त पर जैसे हम लोग 12/6 का किए हैं, 12 बचे हैं, ये 12 प्रक्रिया चालू है। जब तक रिक्त पद होगी तब तक इनकी नियुक्ति की जाएगी और इन नियुक्ति के हम जैसे 6 को लिए हैं वैसे 12 की प्रोसीजर में है। आप पढ़िए चंदेल जी। आपका प्रश्न पढ़ लेता हूं जो आपने पूछा। कम शब्दों में, क्योंकि समय बहुत कम है, समय का ध्यान रखा जाए। मैं कुछ लोगों को सिर्फ कुछ ही मिनट में धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं। उसके बाद मैं अपने प्रश्न को पढ़ूंगा आपके सामने। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। प्रश्नोत्तरी का समय है सर, तो प्लीज उसका ध्यान रखा जाए, है ना। 12-12:30 बजे के बाद, क्योंकि समय कम है ना आपके पास सर। इसलिए मैं 2 लोगों को धन्यवाद देके तुरंत अपना प्रश्न पढ़ता हूँ सर। सभापति महोदय, पहला मैं इस धमतरी की जनता को अपने ओर से आज इस सदन से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हम लोगों को यहाँ पर सरकार बनाने का अवसर दिया, उनको धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद महोदय मैं हमारे विपक्ष के साथियों को देना चाहता हूँ। वो लोग पीपी किट पहन के आने वाले थे, बहुत अच्छी बात है।
मैं उनको हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ। आप क्वेश्चन जितने अक्सर विवाद की स्थिति आ जाएगी महोदय, अच्छी बात नहीं है। आप क्वेश्चन पे आइए, प्लीज क्वेश्चन पे आइए, आ रहे हैं आपसे। मैं अपना प्रश्न पढ़ रहा हूँ महोदय। इतवारी बाजार का ऊपर बने नगर निगम कॉम्प्लेक्स के संबंध में संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा चाही गई है आदरणीय सभापति महोदय। मैं हमारे चर्चा श्री सूर्यराव पवार जी लेटरमैन हैं, उनके द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन है उसके संबंध में कुछ उन्हीं से मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि जो इतवारी बाजार में स्थित जो निगम कॉम्प्लेक्स है उसके निर्माण संबंधी वो जानकारी लेना चाह रहे हैं कि जो दुकान बनने के बाद जो अलॉटमेंट हुआ है उसके बारे में। यदि निर्माण संबंधी जानकारी चाहेंगे तो हमारे जो सभापति है राजेश भैया वो बताएंगे, और यदि अलॉटमेंट संबंधी कुछ जानकारी हो उसके लिए मैं दूँगा। मैं सभापति महोदय ये जानना चाह रहा हूँ सिर्फ कि वो दुकान कब बना और आज तक क्यों उसकी नीलामी नहीं हो पाई, क्या प्रक्रिया में त्रुटि है, उसको जल्द से जल्द दिया जाए ताकि बहुत से लोगों को व्यवसाय मिल सके, काम कर सके। सम्मानीय सभापति महोदय, सम्मानीय महापौर जी, सदन के समस्त सदस्यगण, निगम के अधिकारी कर्मचारी, दरअसल दीर्घा में उपस्थित शहर के प्रबुद्ध प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पत्रकार बंधुओं एवं नगर के गणमान्य नागरिक, आप सभी का वंदन अभिनंदन। हमारे आदरणीय सूर्यराव पवार ने जो प्रश्न किया है, इतवारी बाजार स्थित हाट बाजार में प्रथम तल पर महिला समृद्धि बाजार योजना के तहत बनाया गया है, जिसका निर्माण जिसकी राशि स्वीकृति 60 लाख की हुई थी और 19/4/2014 को तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर लगाया गया। मेसर्स वरुण कुमार वेल्डिंग ने 9.18% अधिक स्तर पर काम लिया और इसका न्यूनतम दर हुआ 63,26,00,000 रुपये। प्रशासक महोदय द्वारा कार्य मन 3/11/2014 को किया गया और कार्य पूर्ण हुआ 26/10/2015 को। कार्य पूर्ण उपरांत इसकी आवंटन के लिए राजस्व विभाग को सौंपा गया। मैं बता दूं, इतवारी बाजार स्थित यहाँ पे पूर्व में टाउन हॉल था जो जर्जर हो चुका था, उसे तोड़कर हमारे सब्जी व्यवसाय करने वाले धूप में बैठ कर सब्जी बेचा करते थे। उनकी स्थिति को ध्यान में रखकर माननीय नगर पालिका अध्यक्ष उस समय डॉक्टर एन बी गुप्ता ने उसे तोड़कर इन सब्जी व्यवसाय के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना का आरंभ किया। इसके नीचे तल में व्यवसायियों के लिए, सब्जी व्यवसाय के लिए पसरा का बनाया गया और ऊपर में महिला समृद्धि बाजार बनाया गया, जिसका आवंटन अभी तक एक बार हो चुका था, 2-3 बार से निकल चुकी है। इस बारे में माननीय सभापति महोदय बताएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतवारी बाजार में जो निगम कॉम्प्लेक्स है उसमें टोटल 41 दुकानों का निर्माण किया गया है, जिसकी बिक्री के लिए 3 बार निविदा निकाला गया है। उस 3 बार निविदा निकालने से केवल 4 लोगों ने ही दुकान लेने के लिए आवेदन किया है, जिनकी आवंटन की प्रक्रिया जारी है। और बाकी जो दुकानें हैं, यदि चाहें तो मैं किस वर्ग के लिए आरक्षित है वो मैं डिटेल में बताना चाहूँगा, अगर आपको जानकारी चाहिए। और उसका नीलाम फिर से कराया जाए, ये मेरी मांग है, ताकि उसको जल्द से जल्द बात का ध्यान रखा जाए। हमारे लहरा जी, प्रश्न ये है, 2020 से आज तक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति कितने पूर्ण हुआ, कितने अपूर्ण है? और इसके प्रश्न में मैं बता दूं, 1 जनवरी 2020 से 28/2/2021 तक प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत BLC मोड़ जमीन मोड़ आवास के अंतर्गत एक भी स्वीकृति नहीं आई। उक्त अवधि में नए आवास के पूर्ण अपूर्ण होने की जानकारी निरंक है। पूर्व में स्वीकृत आवास में पूर्ण अपूर्ण होने की जानकारी संलग्न है। शेष पात्र हितग्राहियों की संख्या 2296 है। इसमें
कुल निर्माणाधीन आवास 378, बाकी के 1918 परिवार को कब छत नसीब मिलेगा सर? कि डीपीआर की इसमें 2566 जन पात्र पाए गए, उनमें से 1664 के कंप्लीट हो गए हैं, 183 के लेंडर हो चुके हैं, 50 जन के छज्जी लेवल हो चुके हैं और 20 जन के स्टार्ट हुए काम न्यू हिसाब में। और कोरोना काल के कारण कोई स्वीकृति नहीं है, हमारी तरफ से पूरे डीपीआर भेजे जाते हैं और कहीं पेमेंट नहीं रुके अभी तक। चौथा क्वेश्चन श्री विजय मोटवानी महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आज तक कितनी राशि का भुगतान हुआ है और कितने हितग्राहियों का भुगतान लंबित है जब से आपकी सरकार आई है? आज तक 40 करोड़ 90 लाख 74,989 रुपये का पेमेंट हो चुका है और आज की स्थिति में एक भी पेमेंट लंबित नहीं है। जिनका भी काम जिस स्तर में हो रहा है उस स्तर में उनका पेमेंट किया जा रहा है, जिनका लेंटर पर पेमेंट किया गया है और एक भी पेमेंट नहीं रुका है आज तक। महोदय, इन्होंने कहा कि 40 करोड़ रुपए पास हुए। एक रिपोर्ट है 2020-21 की। 9 मार्च 2020 को भारत सरकार ने एक पत्र जारी किया कि सरकार को 6,48,867 मकान स्वीकृत किए। भारत सरकार ने राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को 6,48,867 मकान स्वीकृत किए, जिसमें भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने केवल मात्र और मात्र 1,51,815 मकानों के लिए हरी झंडी दी। अब इसका अर्थ यह है कि 4,91,052 परिवारों को आवास से वंचित किया जाएगा। यह वित्तीय वर्ष भी समाप्त हो गया 2020-21। इसका मतलब यह है कि 6,48,867 मकानों की एक भी किस्त आज दिनांक तक नहीं दी गई है। यह कथा 2020 और 21 की है। अब हम एक वर्ष पीछे चले जाते हैं। बड़ी मजे की बात बताता हूं कि 19-20 छत्तीसगढ़ की सरकार ने 1,51,000 मकानों की स्वीकृति दी। 1,51,000 मकानों की स्वीकृति दी। बड़े दुर्भाग्य के साथ कि आज तक दिनांक छत्तीसगढ़ सरकार ने एक भी किस्त अभी तक नहीं दी, 19-20 की और 20-21 की। और भाई साहब ने कहा कोरोना काल। मैं आपको मजेदार बात बताना चाहूंगा कि आप ही की विचारधारा के लोग राजस्थान में हैं। राजस्थान में केंद्र सरकार सभापति सभापति महोदय, इन्होंने कहा कोरोना काल। आप ही की विचारधारा के लोग राजस्थान में केंद्र सरकार की द्वारा 4,33,306 की स्वीकृति मिलती है और वह प्रूव करते हैं राजस्थान सरकार, आप ही सरकार वहां बैठी है। तो छत्तीसगढ़ के लिए कोरोना था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और 2019-20 की बात कही मैंने, अब मैं चाहता हूं 18-19 में भी छत्तीसगढ़ सरकार ने 762 करोड़ रुपया आज उनकी भी मैं आपको बता देना चाहूंगा सभापति महोदय, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र सरकार 60% पैसा देती है और 40% राज्य सरकार पैसा देती है। इसको 4 किस्त में पैसा दिया जाता है। पहली किस्त केंद्र सरकार अपने 60% में 30% देती है और राज्य सरकार 40% में 30% देती है। तीसरी किस्त केंद्र सरकार के द्वारा 30% दी जाती है। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना चाह रहा हूं कि 18-19 में भी चौथी किस्त हितग्राहियों को नहीं दी है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। क्यों 20-21 में क्यों भी एक मकान स्वीकृत नहीं हुआ? मैं
मैं पूछना चाहता हूँ। जानकारी नहीं है। आप इधर संधि की ओर देख के बोलिए। इनको जानकारी नहीं है क्योंकि ये विधानसभा समझ रहे हैं, यहाँ पे राजस्थान की बात करते हैं, मैं इनको समझा दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में सिर्फ केंद्र नहीं पैसा देता, केंद्र ही नहीं पैसा देता, उसमें राज्य सरकार का भी अंश है। तब वो पैसा देगा तभी तो जाता है। आज तक जो पेमेंट हुआ है क्या केंद्र सरकार अकेला पेमेंट कर रही है? कुछ नहीं होगा, ऐसे ठोकने से कुछ नहीं होगा। जानकारी आ जाने के आगे तो आ पाएगा। इनको मालूम भी नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार, राज्य सरकार भी देती है, तो आज तक पेमेंट क्या वहां से आएगा केंद्र से पूरा? क्या जानकारी है? ये तो ऐसा पूछ रहे हैं जैसे विधानसभा में पूछ रहे हैं राजस्थान में क्या हुआ। अरे छत्तीसगढ़ की बात देखो और छत्तीसगढ़ की बात करो, 15 साल तक क्या किए? हम तो अभी आए हैं, पहले क्या करोगे? पहले क्या ना किए? आज बात करते हो हैं? हम तो आज आए हैं 1 साल में, पहले का पेमेंट क्या केंद्र सरकार भेजिए, राजनीति की थी। बताइए बताइए सभापति महोदय, इन्होंने जो कहा मैंने उसका आंसर दिया। इन्होंने क्वेश्चन कितने का पेमेंट हुआ मैंने बता दिया। इसमें केंद्र सरकार ने क्या नहीं दिया, राज्य सरकार को उसमें 25% अंश है, उन्होंने दिया, तब यहाँ पे उसका पेमेंट हुआ। और आज तक पेमेंट विलंबित नहीं है। जिस प्रकार से बिल बन रहा है, जिसका काम हो रहा है, कुछ ठेकेदार, सभापति को सुनिए, कुछ ठेकेदारों ने काम लेकर काम को अपूर्ण रखा है और वो चाहते हैं कि पेमेंट हो जाए। सभापति महोदय, कुछ ठेकेदारों ने प्रधानमंत्री आवास का ठेका लेके रखा है और वो काम को अधूरा छोड़ के काम कर रहे हैं। और वो यहाँ आते हैं, कुछ पार्षदों को बोलते हैं हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है। तो क्यों होगा पेमेंट? जब तक कार्य पूर्ण नहीं होगा पेमेंट नहीं किया जाएगा। ये हमारा और राज्य शासन का आदेश है। कम से कम सोच समझ के जवाब दिया होता। मैंने आपको छत्तीसगढ़ सरकार का पत्र दिखाया कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है कि हमने पैसा नहीं दिया और आप कहते हो 40 करोड़ दिए, आपने पैसा कहां से दिया? सभापति महोदय ये कहते हैं 40 करोड़ रुपया आया। अरे जब छत्तीसगढ़ सरकार, क्या केंद्र सरकार डायरेक्ट नगर निगम में पैसा भेजेगी क्या? आप ही की सरकार कह रही है कि हमने पेमेंट नहीं दिया है, तो फिर कहां से नगर निगम में PCTs में पेमेंट आते दिया? इससे पूर्व में आपने कहा महोदय DPR नहीं गया है। अरे DPR नहीं गया है तो इसमें गलती हमारी है विपक्ष की। अभी सरकार में महोदय आप लोग बैठे हो, हम विपक्ष में हैं। जो तो DPR नहीं गया है उसको स्वीकार करो कि हमने नहीं भेजा है, हमने अपने विचारधारा के अनुरूप काम किया है। और हर बार कान पर क्या है, कान से खून निकलता है यहां सुनकर कि कोरोना काल है, कोरोना काल है। तभी मैंने राजस्थान का महोदय, तभी मैंने राजस्थान का उदाहरण दिया कि आप ही मुझे ये बताएं कि राजस्थान में आप ही की विचारधारा के लोग बैठे हैं कि नहीं? की आंसर इन वन वर्ड, यस और नो। दैट्स व्हाई आई वाज टू, दैट्स व्हाई आई वाज राजस्थान। तो राजस्थान में कोरोना नहीं था। आपका कहने का मतलब यह है कि भारत देश में सिर्फ छत्तीसगढ़ में कोरोना था। अभी आप लोग
आवाज सुनाई देगा, स्वीकृत नहीं किया जाए किसी चीज में, why to be noted? Sir, why to be noted? He has said no. He has said no. You don't know how to speak English, then you can try. चलो दीजिए उसको, जो आपको उनका भाव होता है ना महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। चलिए उनका इन्होंने स्वीकार किया, शब्द और तालियां दें कि किसी चीज में What happened to this? मैं क्या कहा तो ये बोला था शासन में बोले दे रहे, तो शासन के नियम में हमें कि 1.5 लाख केंद्र दी और 78,000 राज्य दी और बाकी पैसा एग्रीमेंट करे थे 2,28,000 के बंद। ये कहते आज तक हमारे सरकार मिले सागर जानकारी नहीं हुई। अब ये कहा विधानसभा बात करते, विधानसभा में ऐसे हुई तो शासन में ऐसे हुई, मैं वो बात नहीं करूं, मैं तो धमतरी बात करूंगा। धमतरी सब है, मैं धमतरी पर बात करूं भाई, धमतरी के विकास का सोचूं, मैं छत्तीसगढ़ के विकास में कहा जाऊं भैया? अभी मैं छोटा नेता हूं, मैं छत्तीसगढ़ का इस टाइप की बात मत कीजिए। नहीं ये बोल रहे थे ये हमारे सरकार एग्जीक्यूटिव का इंग्लिश में बोलते नहीं करना है ना, मुझे नहीं मालूम कि तो सरकार हमारी सरकार हम छत्तीसगढ़ हम धमतरी नगर निगम के सब पार्षद धमतरी के बारे में सब आप दीजिए माइक, ओके बस चलो आगे क्वेश्चन, चलो 5वां क्वेश्चन ममता शर्मा जी को। उनको भी बोलने का अवसर दिया जाएगा। नहीं आपका क्वेश्चन हमारे पूरे पर्याप्त समझते हैं। नहीं मकई गार्डन में बनाने की लगाई और इसका विवरण दीजिए। साथ ही ये जानना चाहती हूँ क्या व्यवस्था की गई। शंकर जी आप भी शांत रहिए, शांत रहिए। चलिए मैडम माननीय सभापति जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सेंचुरी गार्डन और मकई गार्डन बनाने में कितनी लागत आई और उसका विवरण भी साथ में दीजिए। और यह जानना भी चाहती हूँ कि उसके रखरखाव के लिए क्या व्यवस्था की गई। बहुत अच्छा प्रश्न लगाया गया। और रमसरी गार्डन मई गार्डन के सौंदर्यीकरण में कितना खर्च, उसका ब्यौरा। सौंदर्यीकरण के लिए 76,650 रुपया प्राप्त हुआ था और मकई गार्डन के सौंदर्यीकरण के लिए 124,741 रुपए खर्च किया गया है। मकई गार्डन के रखरखाव के लिए सत्य साई इंस्टीट्यूट को संचालन प्रबंधन के लिए ठेके पर दिया गया है। रमसगरी गार्डन के संचालन और प्रबंधन के लिए निवेदन प्राप्त हो चुका है, 10 स्वीकृति के लिए शेष है। माननीय सभापति जी, गार्डन बनाने के बाद क्या इसकी गुणवत्ता का आकलन किया गया था? क्या सही तरीके से निरीक्षण हमारे अधिकारी द्वारा किया गया? अगर हाँ तो महज कुछ ही वर्षों से घर सारी हो गए, वॉल गिर गया था, इन सब चीजों की व्यवस्था कानून कार्यवाही की जाए। तो चर्चा कर सकते हैं बनाया गया था और उससे पहले जो टोहाल बना था, शायद मेरी जानकारी उस समय नहीं, उस समय डॉक्टर गुप्ता साहब ने बनाए थे। अभी कुछ साल पहले वो पुराना टोहाल गिर गया जिसको ममता शर्मा जी बोल रहे हैं, वो टोहाल गिर गया पानी भरने का। इस साल भगवान अत्यधिक पानी गिरा था और हमसे के कारण भर चुका था और वो पुराना टूट गया। पिछले ठेका में जो बना हुआ उसमें कोई भी क्षति नहीं हुई है। और रमसगिरी तालाब सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से और शहर को स्वस्थ वातावरण दृष्टिकोण से अधिक उपयुक्त तालाब है। इसके आने वाले समय में जो वर्तमान दुर्दशा है उस दुर्दशा को ठीक करने के लिए आदरणीय हमारे प्रभारी सदस्य महोदय के विभाग द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गई है
ये नहीं की गई है, ये भी पूछना चाहता हूँ। की गई है तो यहाँ सदन में प्रस्तुत किया। वर्षा कैसे हुई ये आपको मालूम है, क्योंकि ये हमारे कार्यकाल में बना, ये पिछले कार्यकाल में ठेका हुआ, कैसे काम हुआ, कितनी दुर्दशा हुई मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं बाजू में रहता हूँ, देखता हूँ, मेरा घर लगा हुआ है ना, कि वहां पे क्या कार्य कराएगा क्या नहीं कराएगा, क्योंकि उसके सौंदर्यीकरण के लिए इतना लाख रुपए खर्च किया गया, करोड़ों रुपए खर्च किया। मेरे को नहीं लगता वो सौंदर्यीकरण हुआ, लेकिन क्या करे, मानना पड़ता है सौंदर्यीकरण हुआ भैया, तो बहुत कराया है। और सुनिए ना, सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो, सुनिए भाई क्या बोल महोदय जी, सुनिए, सुनने की क्षमता रखो। मैं ये बोल रहा हूँ, हमने अपने इस कार्यकाल में उसके कार्य कितना खर्चा करेंगे तब आपने बताइए आप, जिसमें पिछले कार्यकाल में 1 करोड़ से ऊपर खर्चा हो गया। जांच कराएंगे, आपने ठीक है, जांच कराएंगे, इसके लिए जांच कराएंगे, उसकी गुणवत्ता पे जांच कराएंगे। अभी जो वार्ड गिरा है वहां की दुर्दशा हुई है, इसके लिए हमने कार्य योजना बना रही है, हमने कार्य योजना जी, इस कार्य योजना बनी हुई है, हम बनाएंगे, इसका अच्छे से करेंगे हमारे। नगर हित में इसी संबंध में सभी से नहीं इसके बाद जब हो गया बच्चा हो गया माननीय सभापति महोदय, मेरा जो विषय नहीं जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा में एक नगर हित में शहर के विकास में सहभागी होगी। आपको भी समझ आ गया जो भी गार्डन का विषय आया है, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा माननीय महोदय, सदन में हमारे सब पार्षद भाई हैं, मैं सिर्फ एक निवेदन करूंगा, सातवां क्वेश्चन नरेश जसूजा जी का है, अंडरमैन का। महोदय जी, सर्वप्रथम तो मैं हमारे कांग्रेस पार्टी को और धमतरी के नागरिकों को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने 138 वर्ष बाद नगर निगम पे कांग्रेस पे भरोसा किया है और शासन ने हमारे छत्तीसगढ़ के सचिव मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने हम 8वें एनमेंट को यहाँ पे नियुक्त किया है। मैं शासन की तरफ से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम हमारे महापौर वीरेंद्र देवांगन जी के नेतृत्व में और समस्त पार्षदों के नेतृत्व में धमतरी का हम लोग बिल्कुल समुचित विकास करेंगे जो 138 वर्षों से रुका हुआ। तब संबंध में मेरा एक प्रश्न आदरणीय अध्यक्ष महोदय सदन से है, शहर में चिकित्सीय सुविधा को दुरुस्त करने के लिए संचालित छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के अनुसार महत्वाकांक्षी योजना जो मुख्यमंत्री शहर सलन स्वास्थ्य योजना अंतर्गत मैं पूछना चाहता हूँ महोदय, कितने लोग लाभान्वित हुए अभी तक के और लोगों के लिए इस योजना में कौन कौन सी चिकित्सीय सुविधाएं वर्तमान में उपलब्ध है? बहुत ही सुंदर सवाल है। शहर में चिकित्सीय सुविधा को दुरुस्त करने के लिए संचालित माननीय मुख्यमंत्री महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री शहर स्वास्थ्य योजना अंतर्गत कितने लोग लाभान्वित हुए? संबंधित लोगों के लिए इस योजना में कौन कौन सी चिकित्सीय सुविधा वर्तमान में उपलब्ध है? आदरणीय नरेश भाई, मैं बताना चाहूंगा, पहले तो मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना का मूल उद्देश्य यह है कि वर्तमान में शहरी श्रम स्वास्थ्य निगम में वर्तमान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बघेल जी के द्वारा प्रदेश की गरीब जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महत्वाकांक्षी योजना लागू किया गया। इसका मूल सदस्य धमतरी कलेक्टर की है। 8,718 लोग इस योजना का लाभ ले। मैं सदन से जानकारी चाहूंगा कि मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अभी वर्तमान धमतरी नगर निगम क्षेत्र में कितनी बस संचालित है और कितने कैंप जो अपन वार्डों में किए हैं, डिवाइड किए हैं, उस कैंपों में कितने कितने मरीज लाभान्वित हुए हैं, संख्या के आधार पर बताएंगे महोदय। 212 औसत 71.25
कुल विभाग में पंजीकृत है 3715, औसत 42.6%। पंजीकृत हुए हैं 1900, औसत 21.79। 150 अगर समझ सके तो समझिएगा। रितेश नेताम जी ध्यान से सुनिए भाई, ध्यान से सुनिए, आप लोग बात मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। संपत्ति कर का दर व छूट के लिए क्या पात्रता है? पार्षद श्री रितेश नेताम जी के द्वारा पूछा गया सवाल है कि संपत्ति कर का दर किस हिसाब से होता है और छूट के लिए पात्रता क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि संपत्ति कर का जो दर है वो हाईवे से लगे हुए घरों का और हाईवे से अंदर लगे हुए घरों का अलग अलग होता है। जैसे मुख्य मार्ग से 100 मीटर के अंदर अगर स्थित भवन है तो उसके भी अलग अलग, जैसे आरसीसी या आरसीसी पत्थर युक्त मकान है, और अगर वो आवासीय है तो 16 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से लगता है। अगर वही व्यावसायिक है तो 22 रुपये वर्ग फीट से। यदि उस मकान सीमेंट के लोहे का चादर या कवेली लगा हुआ छत है तो आवासीय में 13 रुपये का, व्यावसायिक में 17 रुपये का टैक्स लगता है। और इसी प्रकार अगर कच्चा मकान है तो आवासीय के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग फीट और व्यावसायिक के लिए 13 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से दर लगता है। वही मुख्य मार्ग से 100 मीटर के पश्चात यदि भवन है तो उसमें आरसीसी और आरसीसी पत्थर युक्त अगर मकान है तो आवासीय में 12 रुपये और व्यावसायिक में 17 रुपये की दर से लगता है। वहीं अगर सीमेंट लोहे का चादर कवेलू या कवेली छत है तो वर्मा जी अंतिम 5 मिनट है, थोड़ा जल्दी बताइए। जी है ना, तो जल्दी कीजिए। कवेली छत के लिए 9 रुपये और व्यावसायिक के लिए 11 रुपये के हिसाब से लगता है। और वही अगर कच्चा मकान है तो आवासीय 6 रुपये और व्यावसायिक 9 रुपये के हिसाब से लगता है। अब प्रत्येक भवन के अतिरिक्त प्रत्येक ऊपरी तलों के हिसाब से भी अलग अलग टैक्स लगता है। जैसे जो आरसीसी और आरसीसी पत्थर युक्त अगर मकान है तो आवासीय में 0.8% और व्यावसायिक में 11% का टैक्स लगता है। और सीमेंट लोहे या चादर कवेलू या कवेली छत है तो 5% और व्यावसायिक है तो 6%। वहीं अगर कच्चा मकान है तो आवासीय में 2% और व्यावसायिक में 2% ही लगता है। और महोदय जी के जैसे सवाल है कि संपत्ति कर में छूट की जो किसको किसको पात्रता होती है, तो पात्रता में जैसे जो सार्वजनिक मस्जिदें हैं, गिरजाघर है, धर्मशालाएं हैं, गुरुद्वारे हैं, चिकित्सालय है, औषधालय, अनाथालय और पीने के पानी के स्रोत, पशुओं के लिए उपचार तथा देखरेख के लिए रुग्णावास तथा सार्वजनिक कब्रिस्तान या मृतकों की अंतिम क्रिया के स्थान के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगता। जब राज्य सरकार घोषणा पत्र में कहा था कि बिजली बिल में हाफ और संपत्ति कर में माफ, इसका क्या हुआ, कब कर रहे हैं? अभी तक इसके नियम का पालन मैं चाहूँगा जैसे उसने कहा कि घोषणा पत्र में बिजली बिल हाफ और संपत्ति कर माफ, तो बिजली बिल हाफ तो ऑलरेडी चल रहा है, उनकी जानकारी में होगा। उसमें उन्होंने कहा बिजली हाफ हुआ है, बिजली वर्मा जी बोलिए। जी भैया जैसा बताया कि जो बिजली बिल है जो आवासीय रहता है, व्यवसायिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आवासीय का बिजली बिल 50% हाफ चल रहा है, चाहे तो आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक संपत्ति कर की बात है, मैं जानता हूँ कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं अच्छी घोषणाएं की थी और अभी प्रोसेस में जैसे अगर उस पर कोई आदेश आएगा तो भी माफ किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन मिथिलेश सिन्हा जी। अगला क्वेश्चन जाइए। स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत सार्वजनिक सुविधा एवं भुगतान की प्रक्रिया क्या है? आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा जनहित का मुद्दा है और विषय है कि स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत सार्वजनिक शौचालय में क्या क्या प्रक्रिया सुविधा भुगतान है? मिथिलेश जी, आपका क्वेश्चन दूसरे नंबर का है ना? जैविक खाद वाला, जैविक खाद मशीन के उपार्जन के जैविक खाद मशीन में सदन की कार्रवाई है, थोड़ा गरिमा बनाए रखिए। आदेश है तो उस पर मैं 5 मिनट के लिए बोलना चाहूँगा। इसके बजट में बोल दीजिएगा ना आप लोग। इसी सत्र में प्रश्नोत्तरी के बाद बजट है, बजट में आप बोल दीजिएगा। आपको जरूर समय दूंगा मैं, बजट में आपको जरूर समय। क्योंकि ये बजट से संबंधित भी है, इसलिए मैं चाहूँगा कि नहीं बिल्कुल पहले मिल जाता है, बिल्कुल जरूर मैं समय दूंगा। आप पहले समय मिलना चाहिए, आग्रह जरूर दूंगा। आप सदन की कार्रवाई प्रश्नोत्तरी की जो थी 1 घंटे की, आप लोगों ने सभी के सहयोग से पक्ष विपक्ष और हमारे एडमिन साथियों के द्वारा जो सहयोग प्रदान किया, उसके लिए आसंदी आपने जो सहयोग प्रदान किया बहुत खुशी की बात है। और इसी तरह मैं अब इस कदम में आगे बढ़ना चाहता हूं और हमारे इस सद्भावना के साथ आज की इस बैठक में बजट को प्रस्तुत करने के लिए माननीय महापौर को आमंत्रित करता हूं। 138 साल का रिकॉर्ड तोड़कर नगर निगम में काबिज हुई कांग्रेस सत्ता के 1 साल बाद बहुप्रतीक्षित सामान्य सभा बैठक उस समय जंग के मैदान में बदल गई जब विभागीय प्रभारी रूपेश राजपूत और नेता प्रतिपक्ष के बीच पार्षद प्राची सोनी के मामले को लेकर इतना हो हल्ला मचा कि आवाजों के बीच हाईटेक बस स्टैंड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोकुल नगर, सदर चौड़ीकरण और बरसात में डूबने वाले वार्डों को बचाने वाले ड्रेनेज सिस्टम जैसे जरूरी 46 सवालों के जवाब राजनीति की भेंट चढ़ गए। कुछ ही सवाल उत्तर का सम्मान पा सके और बाकी के सवाल कूटनीति की भेंट चढ़ गए। आइए पहले क्रम में देखते हैं कि हमेशा की तरह सामान्य सभा की बैठक पक्ष विपक्ष की राजनीति के चलते कैसे असामान्य बैठक में बदल गई। कि पवित्र भूमि को नमन करते हुए समस्त मानव को प्रणाम करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह सदन केवल निर्वाचित सदस्यों का ही सदन नहीं है, अपितु मेरा परिवार है। इस सदन में उपस्थित सभी सदस्य उनके हमेशा मेरा उत्साहवर्धन करते आए हैं, आगे भी मुझे उनसे यही अपेक्षा रहेगी। इसी भांति मेरा उत्साहवर्धन करने वाले पत्रकार बंधुओं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेरे निगम के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, भाइयों बहनों, शहर के नागरिकगण सहित सभी सदन में उपस्थित सम्मानित जनों को नगर निगम की ओर से हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ।
आप सभी के सहयोग से हमारा निकाय शासन के माध्यम के अनुसार हम सबका एक ही नारा साफ सुथरा हो शहर हमारा के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यों के लिए मेरी भावना है कि कदम से कदम मिलाओ, स्वच्छता को अपनाओ। इसी लक्ष्य को लेकर हम सभी सामूहिकता के साथ जनहित के लिए एक साथ खड़े होकर हमारा शहर स्वच्छता संरक्षण में हमेशा अग्रणी रहा और आगे भी रहेगा। हमारी निकाय मिशन क्लीन सिटी योजना अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह के भागीदारी से शहर के सभी वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्यों में अन्य शहरों की तुलना में प्रशंसनीय रहा है। साथ ही दिन के साथ साथ प्रमुख स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें आप सभी का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। धमतरी शहर की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सम्मानित नागरिकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारे पार्षद साथी एलएमएल साथियों की इच्छा के अनुरूप शहर के विकास की गति को आगे बढ़ाने हेतु यह बजट लाया गया। उपरांत पृथकीकरण के लिए शहर के विभिन्न स्थानों को चिन्हांकित किया जाकर SLRM सेंटरों में कचरा संग्रहण पृथकीकरण के कार्यों के साथ साथ शासन की मेहनती योजना गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर क्रय किया जाकर उसे अनेकों प्रकार की उपयोगी चीजों का निर्माण किया जा रहा है, जैसे कंडा बनाना, गोकास्ट, अगरबत्ती बनाना, दिया बनाना, वर्मी कंपोस्ट आदि बनाने का कार्य किया जा रहा है। धमतरी शहर को नंबर 1 बनाना हमारा लक्ष्य है। इसमें आप सभी का सहयोग आशीर्वाद की मैं कामना करता हूं। मैं धमतरी शहर को नंबर 1 बनाने के लिए तैयार हूं। कृपया आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, आप सभी तैयार तथा ध्यान में रखते हुए इस वित्तीय वर्ष के अनुमानित बजट में समाहित कार्यों के क्रियान्वयन किए जाने से हमें सभी का सहयोग मिलता रहेगा। इन्हीं पूर्ण विश्वास के साथ वार्षिक बजट, अनुमानित बजट वर्ष 2021-22 तथा पुनरीक्षित बजट 2020-21 के साथ डबल एंड पद्धति द्वारा तैयार अनुमानित बजट वर्ष 2021-22 का माननीय सदन के समक्ष आप सभी की गरिमामय उपस्थिति में प्रस्तुत कर रहा हूं। उपरोक्त कुल बजट अनुमान निम्नानुसार है। कुल आय 421 करोड़ 83,34,000 रुपये, कुल व्यय 421 करोड़ 52,80,000 रुपये, बजट लाभ 30,54,000। मैं पुनः सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, नगर पालिका निगम वार्डों की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ बड़े शहरों के तर्ज पर सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों का प्रवाह सभी वार्डों में जन सामान्य के उनकी अपेक्षा के अनुरूप गति प्रदान करेगा। प्रस्तावित बजट का संक्षिप्त आय व्यय का ब्यौरा सदन के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत है। आय स्वतः के साधन से आय 2020-21 में राशि 72 करोड़ 69,16,000 रुपये आय का अनुमान किया गया था, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षित आय अनुमान 72 करोड़ 69,16,000 रुपये है। वर्ष 2021-22 के लिए राशि 79 करोड़ 96,08,000 रुपये आय का अनुमान किया गया है। संपत्ति कर वर्ष 2020-21 हेतु 2 करोड़ 91,50,000 रुपये आय का अनुमानित था, जिसके विरुद्ध राशि 2 करोड़ 91,50,000 रुपये पुनरीक्षित अनुमान की गई है। वर्ष 2021-22 के लिए 3 करोड़ 20,65,000 रुपये आय का अनुमान किया गया है। अनुमानित आय वार्डों के सर्वे कराए गए वास्तविक मकानों पर आरोपित संपत्ति कर पर आधारित समेकित कर वर्ष 2020-21 राशि 2 करोड़ 3,50,000 रुपये आय अनुमानित था, जिसके विरुद्ध राशि 2 करोड़ 3,50,000 रुपये पुनरीक्षित अनुमान की गई। वर्ष 2021-22 के लिए 2 करोड़ 23,85,000 रुपये आय का अनुमान किया गया है। अन्य कर से आय वर्ष 2020-21 में प्रदर्शन कर, विज्ञापन, शिक्षण कर, निर्यात कर, बाजार फीस, साइकिल स्टैंड इत्यादि हेतु राशि 1 करोड़ 46,58,000 रुपये आय का अनुमान किया गया था, जिसके विरुद्ध 1 करोड़ 46,58,000 रुपये पुनरीक्षित अनुमान आय दी गई है। आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राशि 1 करोड़ 60,09,000 रुपये आय प्राप्ति का अनुमान किया गया है। जल कर से प्राप्तियां वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि 3 करोड़ 55 लाख
54,000 रुपया आय का आकलन किया गया था, जिस पर 3,55,74,000 रुपये पुनरीक्षित आय अनुमान की गई। आगामी वर्ष 21-22 के लिए राशि 3,91,31,000 रुपये आय का अनुमान किया गया है। वित्तीय वर्ष 21-22 में निगम द्वारा नल कनेक्शनों में मीटर लगाया जाकर शुल्क लिया जाना प्रावधानित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि 60,50,000 रुपये आय का आकलन किया गया था, जिस पर 60,50,000 रुपये पुनरीक्षित आय अनुमान की गई है। आगामी वर्ष 2021-22 के लिए राशि 66,55,000 रुपये आय का अनुमान किया गया है। भवन अनुज्ञा 17,30,000 रुपये कानूनी नियमितीकरण, 18,18,000 रुपया समझौता शुल्क, 50 लाख रुपये विकास शुल्क, 1,81,50,000 रुपये डोर टू डोर कचरा संग्रह परियोजना चार्जेस 1,21,00,000 रुपया, भवन संनिर्माण एवं भवन विध्वंस से प्राप्त आय एवं जुर्माना 7 लाख रुपये, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत दंडित जुर्माना 8 लाख रुपया मुख्य रूप से आय प्राप्ति प्रावधानित की गई है। अन्य प्राप्तियां चूंकि क्षतिपूर्ति वर्ष 2020-21 हेतु राशि 2,94,80,000 रुपया आय अनुमानित था, जिसके विरुद्ध राशि 2,94,80,000 रुपये पुनरीक्षित आय की गई है। आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राशि 3,24,28,000 रुपये आय का अनुमान किया गया है। यात्री कर क्षतिपूर्ति वर्ष 2020-21 हेतु राशि 32,86,000 रुपये आय का अनुमानित था, जिसके विरुद्ध शासन से 32,86,000 रुपया आय प्राप्त हुई है। आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राशि 36,15,000 रुपये आय का अनुमान किया गया है। अन्य अनुदान प्राप्ति वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि 26,86,88,000 रुपया आय का आकलन किया गया था, जिस पर 26,86,88,000 रुपया पुनरीक्षित आय अनुमान की गई है। आगामी वर्ष 2020-21-22 के लिए 29,55,57,000 रुपये आय का अनुमान किया गया है। इस समस्त प्राप्त अनुदान में सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा कर्मी, स्वच्छ भारत मिशन एवं प्रधानमंत्री की राशि सम्मिलित है। पूंजीगत प्राप्ति अनुदान वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि 308,06,60,000 रुपये आय का आकलन किया गया था, जिस पर 308,06,60,000 रुपये पुनरीक्षित आय अनुमान की गई। आगामी वर्ष 21-22 के लिए राशि 341,87,26,000 रुपये आय का अनुमान किया गया है। इस समस्त प्राप्त अनुदान में अधोसंरचना, मरम्मत संधारण, पेयजल अनुदान, राज्य परिवर्तित आदि अन्य अनुदान सम्मिलित है। नगर पालिका निगम धमतरी के अनुमान बजट में वर्ष 2020-21 के लिए राशि 72,39,40,000 रुपया व्यय प्रावधानित किया गया था, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षित अनुमान व्यय राशि 72,41,40,000 रुपये है। आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राशि 79,65,54,000 रुपया व्यय प्रावधानित किया गया है। स्थापना व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राशि 19,55,68,000 रुपये आय का अनुमान किया गया था, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षित आय 19,55,68,000 रुपये प्राप्त हुई। आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 21,55,26,000 रुपये आय का अनुमान रखा गया है। सामान्य प्रशासन एवं संग्रहण प्रभाग वर्ष 2020-21 के लिए स्थापना व्यय सहित 2,95,56,000 रुपया व्यय का आकलन किया गया था, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षित व्यय 2,95,56,000 रुपया की गई। आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राशि 3,25,10,000 रुपये अनुमान रखा गया है। सार्वजनिक सुरक्षा वर्ष 2020-21 के लिए स्थापना व्यय सहित 1,65,00,000 रुपया व्यय का आकलन किया गया था, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षित व्यय अनुमान 1,65,00,000 रुपये की गई है। आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु राशि 1,81,00,000 रुपया स्थापना व्यय सहित प्रावधान किया गया है। जन स्वास्थ्य एवं सुधार
वर्ष 2020-21 के लिए 2,52,00,000 रुपये व्यय का आकलन किया गया था, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षित व्यय अनुमान 2,52,00,000 रुपये की गई। आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु राशि 3,25,00,000 रुपये व्यय का प्रावधान किया गया है। प्रावधानित व्यय संस्था निधि अनुदान से किया जाएगा, जिसमें मुख्य शीर्ष निधि पहला जल प्रदाय, जल स्थापना व्यय, प्लेसमेंट समेत अन्य कार्यों सहित वर्ष 2021-22 के लिए 3,10,00,000 रुपया प्रावधान किया गया था, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षित व्यय 3,10,00,000 रुपया प्रावधानित की गई है। आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 3,25,00,000 रुपया व्यय का प्रावधान किया गया है। सफाई एवं स्वास्थ्य व्यवस्था, नाली, सड़क, शौचालय, स्वास्थ्य अधिकारी, उद्यान, गांधी हाउस स्थापना एवं प्लेसमेंट समिति इत्यादि भुगतान सहित वर्ष 2020-21 के लिए स्थापना व्यय 5,20,00,000 रुपये प्रावधानित था, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षित व्यय 5,20,00,000 रुपया प्रावधानित है। वर्ष 2021-22 के लिए 5,45,00,000 रुपया प्रावधानित किया गया है। लोक निर्माण, वर्ष 2020-21 के लिए स्थापना व्यय सहित 308,06,60,000 रुपया व्यय का आकलन किया गया था, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षित व्यय अनुमान 308,06,60,000 रुपया की गई है। आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 राशि 3,40,87,26,000 रुपया व्यय का प्रावधान किया गया है। प्रावधानित व्यय संस्था निधि अनुदान से किया जाएगा, जिसमें मुख्य शीर्ष निधि बजट में प्रावधानित शासन से प्राप्त अनुदान मद से कराए जाने वाले कार्यों को इस बजट में शामिल किया गया है। उनमें से मुख्य शीर्ष निधि महिमा सागर बांध ट्रेचिंग ग्राउंड लीगेसी टेस्ट का निष्पादन कार्य 1,31,68,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना कार्य 25,98,68,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। जलावर्धन योजना 34 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। निगम क्षेत्र अंतर्गत पौनी पसारी बाजार निर्माण कार्य 1 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। गौठान निर्माण कार्य 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। निगम क्षेत्र अंतर्गत सीसी रोड निर्माण कार्य 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। निगम क्षेत्र अंतर्गत नाली निर्माण कार्य 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। निगम क्षेत्र अंतर्गत बीटी रोड निर्माण कार्य 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न तालाबों का विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्राम सोरम में गोकुल नगर कार्य हेतु 1 करोड़ 14 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। हाईटेक बस स्टैंड निर्माण कार्य 6 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। नागरिक सहकारी बैंक के पास मल्टी लेवल पार्किंग सह व्यावसायिक परिसर निर्माण कार्य 10 करोड़ 4 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्राम चटौद में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण कार्य 15 करोड़ 34 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। गोल बाजार का पुनर्निर्माण विकास कार्य 6 करोड़ 38 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। केसर वार्ड में स्विमिंग पूल निर्माण कार्य 3 करोड़ 92 लाख 48,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। विभिन्न वार्ड स्थलों में सामुदायिक सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। निगम के आवासीय भवनों का संधारण कार्य 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। उद्यानों का विकास एवं संधारण कार्य 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 15वें वित्त अंतर्गत स्टाफ वाटर ट्रेन निर्माण कार्य 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 15वें वित्त आयोग अंतर्गत वाटर सप्लाई कार्य 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 15वें वित्त अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 15वें वित्त आयोग अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वाहनों का मरम्मत संधारण कार्य 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। कार्यालय भवन का विस्तार कार्य 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। वाटर सप्लाई मेंटेनेंस विभाग मरम्मत संधारण कार्य
₹1,20,00,000 का प्रावधान किया गया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दुकानों का निर्माण कार्य ₹2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बस स्टैंड से राइस मिल होते हुए बाईपास रोड तक नया रोड निर्माण कार्य ₹3 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्विमिंग पूल निर्माण हेतु बजट में ₹3 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट सत्र के कार्यवाही के पूर्व विगत वर्ष कोरोना महामारी में हमारे पार्षद गणों, नागरिक गणों, जिला प्रशासन, निगम प्रशासन एवं समस्त कोरोना वॉरियर्स जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। कोरोना महामारी से शहर में 46 नागरिकों की असामयिक मृत्यु हुई है, उनके लिए मैं परिषद की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दिलों के हर किस्सों को आम करता हूं, सभी को सलाम करता हूं। वक्त के साथ बुला देते हैं लोग, उस नगर के नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अंत में प्रस्तावित बजट के प्रस्ताव में समाहित योजनाओं को मूर्त रूप देने में प्रदेश के मुखिया, यशस्वी मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, प्रभारी मंत्री, सांसद महोदय, विधायक महोदया का भी आशीर्वाद की कामना करता हूं। साथ ही सम्मानित सदस्यगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार बंधुओं, निगम के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, भाई बहनों, शहर के नागरिकों से अपेक्षा करता हूं कि जनता के विश्वास एवं आशा के अनुरूप कार्य करने हेतु हम सभी दलगत राजनीति से उठकर शहर के विकास कार्य करने की पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ कदम से कदम मिलाकर शहर के विकास में कार्य करने के संकल्प में इसी आशा और विश्वास के साथ वर्ष 2020-21 का बजट सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपका दूसरा पक्ष क्या चाहता है? आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी, सर्वसम्मति से विरोध तो गिन लिया जाए। चंदन जी, आप गिन लीजिए किनका विरोध है, उसको ठीक से हाथ उठाइए भाई, आप लोग ठीक से हाथ उठाइए, है ना, एक हाथ उठाइए, दो नहीं। चंदन जी आप गिन लीजिए संख्या। 1 मिनट, राजपूत जी थोड़ा शांत रहिए। आप राजपूत जी शांत रहिए, उनको अपना काम करने दीजिए। चंदेल जी को कितना है चंदेल जी? एक बार गिन लीजिए, अच्छे से गिन लीजिए, दोबारा गिन लीजिए भाई। जो है यहाँ उसकी बात होगी ना सदन में। 17 है ना? आप लोग सर्वसम्मति चाह रहे हैं कि विरोध दर्ज करना चाहते हैं? विरोध दर्ज करना चाहते हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ भाई बार बार। क्या कल के दिन फिर वही एक मुद्दा बन जाता है? तो जो चीज नेता प्रतिपक्ष जी आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, विरोध दर्ज करना चाह रहे हैं ना, तो आपके में 17 लोग विरोध दर्ज करवा रहे हैं, ठीक? अपक्ष में कितने हैं उसको भी आप गिन लीजिए, है ना? सब हाथ उठाइए भाई, ठीक से हाथ उठाइए। इसके बाद भोजन का अवकाश रहेगा। इसके बाद आपको आधे घंटे का भोजन अवकाश के बाद फिर अपनी कार्रवाई चालू करेंगे अपन ठीक 3 बजे। हाँ, 2:30 बज गया है तो इसके आधा घंटे भोजन अवकाश नहीं, आधा घंटा में आप फिर सब साधारण वही आएंगे और इसी तरह बजट पास हुआ। संख्या 20 है क्या? ठीक, इस तरह बजट पास। और मैं आप सभी को भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। मेरे पत्रकार साथी पीछे बैठे उन्हें भी सादर आमंत्रित है भोजन के लिए। साथ ही साथ मेरे गणमान्य नागरिक, मेरे शहर के नागरिक भी उपस्थित हैं, वे भी भोजन के लिए सादर आमंत्रित
ठीक 3 बजे सदन की कार्यवाही पर फिर पुनः प्रारंभ करेंगे। राजेंद्र शर्मा जी हैं, बहुत सुलझे हुए लोग, आप सभी को मैं बधाई देता हूं। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप इतने ज्यादा सुलझे हुए खाली लड़ाने की बात करें। नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, मैं उनकी बात कमिश्नर के संबंध में मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं। कमिश्नर साहब से मैं निवेदन किया था कि आप इस बैठक में उपस्थित रहे। माननीय कलेक्टर महोदय से भी मैंने निवेदन किया था कि इस बैठक में आप उपस्थित रहे। लेकिन रायपुर से लगातार फोन आने के बाद कलेक्टर साहब को मजबूरी में उन्हें रिलीव करना पड़ गया। मैं भी चाह रहा था कि हमारे साथ लगातार काम किए हुए कमिश्नर हमारे बीच में आज उपस्थित रहे। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि नगर निगम रायपुर में सभी पार्षदों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी गई है, हमें भी करना चाहिए। लेकिन मैं महोदय आपको बताना चाहूंगा कि हम रायपुर की तुलना धमतरी से नहीं कर सकते। और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी से मेरा निवेदन है कि हम धमतरी शहर के हिसाब से बात करें, कुछ गरीबों की बात करें, जैसे कि हमारे प्रकाश भाई ने कहा पट्टा की बात, वहां पर एक किनारे पट्टा की बात उन्होंने कही, मकान टूट गया है उनकी बात कही। हालांकि सबका सिस्टम है। प्रकाश भाई को मैं बताना चाहूंगा कि पट्टा के लिए जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन और एसडीएम ऑफिस में होता है। इसके संबंध में कुछ वार्डों में जो आपत्ति आई थी स्लम बस्ती के नाम से, उसको हमने एमआईसी में पास किया है। और मकान जो गिर गया उसके लिए भी, जो गिरने वाले उसके लिए भी सिस्टम कि आप तहसीलदार के माध्यम से, पटवारी के माध्यम से उनके लिए आप रिपोर्ट बनवाइए और उसको प्रस्तुत कीजिए। और जहां पर भी मेरी आवश्यकता होगी तहसीलदार को बोलने के लिए, एसडीएम को बोलने के लिए, आप बिल्कुल मेरे पास आइए, मैं जरूर आपका सहयोग करूंगा। पेंशन के संबंध में भी आपने कहा है कि बहुत सारे लोगों का रुका हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पूर्व मैं सभी पार्षदों को चिट्ठी लिखा था कि सभी पार्षद जिनके यहाँ भी हितग्राहियों को ऑनलाइन नहीं किया गया है, वे सभी आधार कार्ड लेकर, बैंक पासबुक लेकर ऑनलाइन कराएं, ताकि जो लेट होने की समस्या है कम से कम हो सके। जिनका भी ऑनलाइन होता है तो निश्चित रूप से 1-2 बटन दबाने से सारे लोगों का पेंशन चला जाता है। और उसको मैं और कोशिश करूंगा, और आप लोग भी कोशिश करिएगा, कोई छूट गए हम बोले ऑनलाइन कराने में तो उनको ऑनलाइन कराइए। और मैं भी प्रयास करूंगा कि ऐसे प्रकरण कम से कम। बैठक आयोजन के संबंध में आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं आपकी बात से निश्चित रूप से सहमत हूं कि हमारा बैठक लेट हुआ है। साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगा कि आपने जो उदाहरण दिया है जिला पंचायत का या नगर निगम रायपुर का, बहुत सारे जिला पंचायत के ऐसे काम है जो सामान्य सभा में बैठक आयोजित किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। नगर निगम रायपुर में भी इसी प्रकार की बड़ी बड़ी योजनाएं जो एमआईसी में नहीं हो सकती, उसको नगर निगम की सामान्य सभा करना आवश्यक होता है। लेकिन ये हमारा धमतरी नगर निगम है, छोटा नगर निगम है, इसमें लगभग विकास कार्य हमारे एमआईसी में हो जाते हैं। लेकिन मैं बैठक को लेट करने के लिए अपनी सहमति नहीं दे रहा हूं। आने वाले समय में हम जल्द से जल्द और बैठक करने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपको बधाई देता हूं कि आप बैठक को आयोजन करने के लिए नगाड़ा बजाए और यहां तक कि आप जिला पंचायत में गए, ये बड़ा, इसके लिए बहुत बड़ी बधाई। लेकिन आपको मेरे पास आने के लिए बहुत लेट से आना है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे पास आए। आपने भी कहा और मैं भी मानता हूं कि ये हमारा परिवार है, और निश्चित रूप से आपको कभी समस्त पार्षदों में आश्वस्त करता हूं कि मुझे आप लोग कभी शिकायत नहीं करेंगे कि मेरे द्वारा किसी का सम्मान में कमी किया जाएगा। मैं हमेशा आप लोगों का सम्मान करता हूं, अभी भी करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। किसी के सम्मान में कोई कमी नहीं की जाएगी। मुझे दुख है कि आपने मुझे मेरी बहुत सारी कमियों को आपने गिनाया है। मैं कोशिश करूंगा उस कमियों को सुधारने का। साथ ही साथ आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 14 महीने के कार्यकाल में आप विकास कार्य के नाम से कितने बार मेरे पास आए? आप आए मेरे पास, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आप जब भी आएंगे मेरे केबिन में स्वागत है। यदि आप मुझे बुलाना चाहेंगे मैं आपके घर भी आऊंगा, कहीं भी आप बुलाएंगे।
आप मेरे बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, आप मुझे अपने घर में बुलाए थे और मैं आपके घर में भी गया। आप मेरे घर आइए, आपका स्वागत है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे अभी एयरपोर्ट एयर एम्बुलेंस की आप बात किए थे, उसमें बात अधूरी हो गई थी। मेरा निवेदन है आदरणीय नरेंद्र भैया से, आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही मुखर नेता हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आप मांग करें धमतरी में एयरपोर्ट जरूर बना दें। और मैं बजट की बात अब मैं कहना चाहूंगा, से सुना था, वैसे आप भी सुनिए सुनने की ताकत रखोगे। बजट में अब मैं बजट को बताता हूँ। हमारे आदरणीय शर्मा जी ने, नेता तत्पर जी ने भी बात रखी है कि बजट में रायशुमारी होना चाहिए, बिल्कुल रायशुमारी होनी चाहिए। और आप सभी पार्षदों को रायशुमारी के लिए चिट्ठी गई हुई है, ये उसका रिसीट है। सभी पार्षदों को राय मांगा गया था कि बजट में यदि आपका कोई सुझाव है तो आप लोग देवें। एक पार्षद का, हमारे भी पार्षदों को नहीं है उसमें, एक पार्षद श्याम लाल जी का आया है बस, उनके लिए बधाई की बात है। लेकिन सभी पार्षदों से मेरी मौखिक बात हुई है, सभी लोग जैसा चाहते हैं उसी के अनुरूप इस बजट को लाया गया है। और जैसे आपने रोड और नाली की बात की है, तो सबका एक साथ किया था, अलग अलग वार्ड के हिसाब से नहीं आते हैं, वो आपका शामिल हो गया। बजट के अभाव में, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे काम अटके हुए हैं, कोई काम बजट के अभाव में नहीं अटके हैं। हमारा निगम का जो काम है, सारे काम निर्विघ्न संपन्न हो रहे हैं, बजट के अभाव में कोई काम नहीं अटके। बजट प्रस्तुत करने के लिए आपने कहा कि ये तो एक फालतू बजट है, सपना है, तो बजट प्रस्तुत करना तो सभी का नियम है। ठीक है, कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाया है, आप लोग भी ने बजट प्रस्तुत किया है, हम लोग भी किए हैं अभी, और आने वाले वर्षों में फिर बजट प्रस्तुत किया जाएगा, ये करना पड़ेगा। और जैसे हमारे साथी ने कहा, सपना देखोगे तभी तो पूरा करोगे। और आपको आदरणीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष जी और हमारे आदरणीय सभापति जी को बताना चाहूंगा, हम सपना देखना चालू किए और हमारा सपना पूरा होना चालू भी हो गया है। 7 करोड़ के हमारे आदरणीय नगरीय प्रशासन जी ने कुछ दिन पूरे भेज दिए हैं, और कल की तारीख में 50 लाख रुपया रोड नाली का और स्वीकृत होगा है। इसके लिए हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी को मैं इस सदन के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आय व्यय के संबंध में आपने कहा कि आय व्यय के संबंध में जानकारी नहीं है। आय व्यय के संबंध में बहुत ही स्पष्ट जानकारी बजट में प्रस्तुत कर दी गई है। मैं आदरणीय सभी पार्षदों को, एल्डरमैन साथियों को, हमारे अधिकारी कर्मचारियों को 14 महीने के इस कार्यकाल के लिए आप सभी के सहयोग के लिए फिर से धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हम सभी शहर के विकास के लिए कंधे से कंधे मिलाकर एक परिवार की तरह चलेंगे। और मैं जितना हो सकेगा आप सबका सहयोग करने का भरपूर प्रयास करूंगा। और इसी के साथ आज का जो बजट है उसे मैं पास करने के लिए आप सभी से आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। सामान्य सभा की क्या बड़ी उपलब्धि रही आज? सामान्य सभा की उपलब्धि को मैं कहूँगा कि आज हमारा बजट पेश हुआ है और बजट पास हुआ है। आज यह बजट जो लाया गया है वो धमतरी शहर के नागरिकों की भावनाओं के अनुरूप, हमारे पार्षद साथी, एल्डरमैन साथी के भावनाओं के अनुरूप शहर के विकास को गति देने के लिए इस बजट को लाया गया है। और लोग कहते हैं कि सपना है बजट, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपना देखोगे तभी पूरा होगा, और हमारा सपना पूरा होना चालू भी हो गया है। हमारे राज्य शासन से स्वीकृति मिलना प्रारंभ हो गया है, और मैंने अभी सदन को बताया है कि 7 करोड़ की स्वीकृति अभी कुछ दिन पहले प्राप्त हुई है, 50 लाख की स्वीकृति हमें कल प्राप्त हुई है। इस प्रकार से कोरोना काल के बाद राज्य शासन से हमें हमारे जो विकास कार्य है उसके लिए स्वीकृति मिलना प्रारंभ हो गया है। और लंबे इंतजार के बाद सामान्य सभा हुआ। हाँ, निश्चित रूप से ज़्यादातर टाइम हंगामे में बीत गया है, इससे क्या आप पेश करें? जी, मैं कहना चाहूँगा कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ कि काफ़ी लेट हुआ है, लेकिन चूँकि लोग तुलना करते हैं तो तुलना करने का जगह इसलिए नहीं है कि
मैंने अभी सदन में बताया है कि जिला पंचायत के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बिना बैठक आयोजित किए हो नहीं सकते। नगर निगम रायपुर की तुलना करते हैं तो वहाँ बहुत सारे इतने बड़े बड़े काम होते हैं कि बिना सामान्य सभा में पास किए वो आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ये नगर निगम धमतरी है, यहाँ इतनी बड़ी योजनाएं नहीं होती है, तो हमारे MIC में ही सारी लगभग विकास के कार्य स्वीकृत हो जाते हैं। तो विषय हमें सामान्य सभा के लिए बचते नहीं हैं, लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं कि हमें मीटिंग आयोजित नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूं लेट हुआ है और आने वाले समय में हम और जल्दी मीटिंग करेंगे। एक अंतिम सवाल भैया, आप लोग इससे पहले लगातार विपक्ष में ही रहे और विपक्ष में रहते हुए भी कई बार भ्रष्टाचार के मुद्दों को आप लोग उठाते रहे। अब आप लोग पक्ष में आ गए हैं और आज भी उन्हीं मुद्दों की चर्चा हुई जब भाजपा के शासनकाल में, जैसे रमसगरी का निर्माण वहाँ पर और इस तरह के अन्य और भी बालक चौक का। तो अब क्या उन मुद्दों की जांच होगी कि क्यों गड़बड़ी हुई, कैसे गड़बड़ी हुई, विकास का पैसा, जनता के जेब का पैसा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी? अब आप क्या करेंगे? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं बदले की भावना से कोई भी काम नहीं करता हूँ, ना अब तक किया हूँ ना आगे करूँगा। लेकिन ये निश्चित बात है कि बहुत सारे ऐसे काम जो आज जिनको ऊपर हमारे विधायक जी ने भी आरोप लगाया है, लेकिन उनको आधी अधूरी जानकारी देकर विधानसभा में प्रश्न उठाने के लिए भेज दिया गया। आपको एक नई चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे कुछ साथी यहाँ पे विधानसभा की बात यहाँ कर रहे थे और हमारे नगर निगम को बात को उठाने के लिए वो विधानसभा भेज देते हैं। तो ये एक नई बात है हमारे यहाँ कि जो बात विधानसभा में उठनी चाहिए वो नगर निगम धमतरी में उठाते हैं और जो बात नगर निगम धमतरी में उठनी चाहिए उसको विधानसभा भेज देते हैं। तो बालक कॉम्प्लेक्स निश्चित रूप से बहुत ही शहर की ज़रूरत है और काफ़ी समय हो गया हमारे व्यापारी साथी लोग इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं और हम लोग उसे जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। नियों की कमजोरी की वजह से जो बात आ रही है ऊपर उठाने के लिए, उसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज को हमने चिट्ठी लिख दी है जांच के लिए। बहुत जल्द उसका रिपोर्ट आ जाएगा। रिपोर्ट के लिए हमने पैसा भी पटा दिया है। रिपोर्ट जैसे ही आता है उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि ऊपर चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है। अभी हमारे द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। लोगों में गलत भ्रांतियाँ डालकर इस प्रकार की बातें शहर में की जा रही है। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। जो पूर्व के भ्रष्टाचार के मुद्दे आप लोग विपक्ष में रह के उठाए, आज भी बातें उठी, क्या उनकी फिर से जांच होगी? नहीं, क्या है, देखिए बात क्या होता है कि ये लोग कुछ बात करते हैं तो उसका जवाब देने के लिए वो बात ज़रूर आती है और आवश्यक होगा तो हम ज़रूर जाँच करेंगे। आज बजट पेश हुआ, उसमें आखिर क्या प्रतिक्रिया? बजट पेश किया सबके सामने, वही पुराना बजट है। उसमें 10% 12% जोड़ घटा के पेश कर दिए। शहर के विकास के लिए जो चर्चाएं होनी थी वो नहीं हुई। धमतरी मॉडल सिटी के लिए एक पत्र जारी हुआ था, उसको जोड़ना चाहिए था, उसमें चर्चा की जानी थी, उसका अभाव है। शहर में विकास के कार्य बंद पड़े, उसमें चर्चा होनी थी। बजट में बनाने के पूर्व सारे प्रमुख लोगों को बैठ के चर्चा करनी थी, नगर में हमको क्या क्या चाहिए। ये तो वही चल रहा है। चितौद में ट्रांसपोर्ट नगर, बेला भटगांव में जानवरों को जो बाजार, ऐसे जो पुराने चले आ रहे हैं बहुत सारे, आज वही चले आ रहे हैं लगातार। उसमें कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि राज्य सरकार फंड नहीं भेज रही है, पैसा नहीं भेज रही, तो विकास कार्य इसलिए प्रभावित है। तो ये बजट को आप फेल मानते हैं? बजट तो वही बजट है और बजट हम उसका विरोध किए हैं। 45 से 46 क्वेश्चन था, समय के अभाव में सिर्फ 9 क्वेश्चन हो पाए। सिर्फ 9 क्वेश्चन हुआ, जबकि इसमें प्रमुख क्वेश्चन इसमें लगातार 2-2 महीने में होते। संपत्ति कर बहुत बड़ा मुद्दा है। संपत्ति कर इन्होंने MIC में पास कर लिया। MIC को पास करने के बाद उसको सदन में परिषद में लाया जाना चाहिए। इन्होंने जितना भी MIC में निर्णय लिया है उसको MIC में पास कराना चाहिए, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। अगर हम इनको सहयोग करने के तैयार नहीं है, हमसे सहयोग लेना नहीं चाहते। आज बालक चौक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 4 मंजिल बनने का था, 2 मंजिल बन रहा है। उसके लिए कौन जवाबदार है, कौन दोषी है? इनको किसने बोल दिया नींव कमजोर है, कार्रवाई करना चाहिए। अब इनकी सरकार है, ये क्यों पीछे हटते हैं भाई? महापौर का कहना है कि विधानसभा का सवाल को यहाँ उठाते हैं और यहाँ का सवाल को विधानसभा। नहीं, हमने जो सवाल उठाया है, इनका ध्यान आकर्षण किया है। यहाँ तक जो हमने प्रश्न उठाया एम्बुलेंस को लेकर, मैं उनकी जागरूकता के लिए प्रश्न उठाया। 14 महीने में कोरोना काल का बहाना बताते हैं। अगर वो कोरोना काल का बहाना था तो रायपुर में वहाँ के दल के लोग कोरोना के लिए अपने पार्षदों के लिए सहयोग के तैयार, उनकी जान बचाने के लिए वो निर्णय कर सकते हैं। तो एक भी मुद्दा था, एजेंडा था। वैसे भी एजेंडा कार्य करना चाहिए। ये तो खाली
फोटो खिंचाने का काम करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। इससे कुछ होना नहीं है। शहर का विकास तभी होगा जब हम सारे लोग शहर के विकास ईमानदारी से इस धरातल पे आए, इस मातृभूमि में, निगम की मातृभूमि में बैठ के हम चर्चा करें तो जरूर नगर का विकास होगा। पूरे पार्षद नहीं उपस्थित थे भाजपा के सारे पार्षद 19 पार्षद उपस्थित थे। 2 पार्षद लघु शंका के लिए बाहर गए थे, उस समय बजट पेश हुआ। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MGTV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं। रविंद्र जी, बहुत बहुप्रतीक्षित अवधि के बाद ये मौका आया कि सामान्य सभा की बैठक बुलाने, बजट बैठक बुलाने सत्ता पक्ष मजबूर हो गया। लेकिन ये जो मौका था, जिस बेबाकी और दबंगता के साथ, प्रखरता के साथ मामले भाजपा दल को उठाने चाहिए थे, उसमें बुरी तरह फेल हुए हैं। ऐसी गंभीर प्रतिक्रियाएं नगर में आ रही हैं। आप पूरे विषय कैसा देखते हैं? ऐसा मैं नहीं मानता कि विपक्ष जो है वह सामान्य सभा की बैठक में सवाल उठाने में पूरी तरीके से फेल हुआ है, परंतु ये ज़रूर है कि सत्ता पक्ष के लोगों ने इस समय का जो उपयोग जनहित के लिए, धमतरी के विकास के लिए किया जा सकता था, उसको अन्य प्रकार के उलझनों में ख़राब करके, और यह प्रयास किया गया कि विपक्ष के जनहित के कार्यों से संबंधित जो सवाल थे उनसे बच करके और किसी भी तरह इस बैठक को टाल दिया जाए। मतलब आपका इशारा 46 प्रश्नकाल के लिए 1 घंटा तय करने के पीछे तो नहीं है? नहीं, 1 घंटा तय करने के बाद उस 1 घंटे में केवल 8 प्रश्न कर लिया जाना, यह निश्चित रूप से सभा को आयोजन करने वाले लोग और सत्ता पक्ष के लोगों की यह नाकामी साबित करता है। बजट पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बजट में तो कुछ है ही नहीं नया। बजट तो वही है जो हमारा उठा करके इन्होंने आनन फानन में पेश कर दिया, और निश्चित रूप से इनके पास में ना कोई विज़न है, ना धमतरी शहर के विकास को लेकर के कोई इनोवेटिव इनके पास में कोई एक विचार जो है वो लाने वाला है। ऐसा कोई जनप्रतिनिधि भी इस सत्ता पक्ष में, इनकी MIC में, महापौर सहित किसी में भी ऐसा कोई विज़न नज़र नहीं आता। बहुत शोर सुनते थे दिल का, चीर कर देखा तो कतराए खून निकला। बहुत बहुप्रतीक्षित सामान्य सभा बजट बैठक के इंतजार के बाद अब क्योंकि तस्वीर साफ हो चुकी है और आप एक अच्छे विश्लेषकों में आपकी गिनती शुमार होती है, हम चाहते हैं कि पहली प्रतिक्रिया आप व्यक्त करें इस सामान्य सभा और बजट बैठक पर। मुझे भी लगा था कि बहुत दूर तक की बैठक की आवाज़ें जाएगी, पर जब बैठक का स्वरूप देखा और जो उसके बाद परिदृश्य सामने आया तो मुझे ये लगा कि ये बैठक नहीं, सिर्फ आपसी नुरा कुश्ती हो रही थी। इसमें कहाँ पे कौन पक्ष में खड़ा है या कौन विपक्ष में खड़ा है, यह सवाल अपनी जगह आया। एक सबसे बड़ी चीज़ ये आई कि मैंने जब प्रश्नावली का अध्ययन किया कि मुझे उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी 1 साल 1.5 साल हो गया नगर निगम में 135 साल बाद विपक्ष में आई है, तो बहुत सारे उनके पास प्रश्न हैं और 1 साल में लगातार उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया। उन्होंने भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर किए, चाहे वो क्लोरीन का मैटर था, चाहे कोविड के समय खाद्य सामग्रियों का मैटर था, या मोटर पंप का मैटर था। बहुत सारे मैटर्स उन्होंने उठाए, पर जब मैंने प्रश्नावली देखी तो इन सब चीज़ों का उल्लेख भी नहीं था। इनका सबसे बहुप्रतीक्षित मांग थी बाला चौक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इनको भी इनके द्वारा नहीं उठाया गया। इस प्रकार से मेरी नज़रों में भाजपा प्रश्न के उठाने के मामले में 10 में से 3 नंबर देने योग्य रही, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के मैटर को अच्छे से उठाया, अन्य जल समस्याओं को बहुत अच्छे से उठाया। पर इस संपूर्ण विषयों को उठाने के बाद भी मुझे लगा था कि सभा की शुरुआत इस विषय से होगी कि भाई हमारे 1 साल से नेता प्रतिपक्ष कक्ष की मांग कर रहे हैं और वो कक्ष के लिए अभी तक के इन लोगों ने आवंटन नहीं किया है, तो इसके विषय पर कम से कम आसंदी और महापौर आश्वस्त करें। पहला मुद्दा तो यह होना था, क्योंकि 1 साल से हम हर बार यही सुनते आ रहे हैं कि हमको कमरा नहीं मिला,
हमको कमरा नहीं मिला, हमको बैठने के लिए जगह नहीं है, और वे बाहर में प्रांगण में बैठे रहते। ये मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहा ना कि ये नूरा कुश्ती चल रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ इस सत्र में कि इन जो विषय सत्ताधारी दल को चुभन दे सकते थे उन विषयों को उठाया भी नहीं गया। क्या संभव था कि 1 घंटे के अंदर 46 प्रश्न का उत्तर वहाँ मिल पाता या उत्तर लगाया जा सकता? क्या संभव? मैं प्रश्न के पूछने के तरीकों के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं प्रश्न जो लगाया गया है उन पर बात कर रहा हूँ। जब आपने प्रश्न ही नहीं लगाया तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि हमको मौका ही नहीं मिलता? अरे आप लगाते, आपको हो सकता है 1 नंबर पे मिल जाता मौका, और नहीं तो आपको कम से कम लिखित में जवाब या पर निरीक्षण करने का अवसर दिया जाता है। उसके तहत में आप जवाब से फिर सवाल कर सकते थे ना। नहीं, तो आपका इशारा मतलब किसी दबाव की तरफ, किसी मजबूरी की तरफ, किसी प्रलोभन की तरफ तो नहीं है? अब मैं दबाव प्रलोभन को तो नहीं मानता, क्योंकि सत्र है और सत्र में किसी के भाग्य का फैसला तो होना नहीं था है। इससे पहले भी बजट सत्र हुए हैं, बजट सत्र में प्रस्ताव गिरते भी आए हैं, तो भी कोई फैसला तो होता नहीं है कि बजट सत्र के में कोई प्रस्ताव गिर जाए या पास हो जाए। पर एक भूमिका जो निर्वहन करनी थी विपक्ष को, वह भूमिका निर्वहन नहीं कर पाए। बजट के बारे में क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बजट तो वही है कि जो पिछले 10 सालों से 15 सालों से जो धमतरी को ठगा जा रहा था, वापस ये पुनरावृत्ति हो रही है, फिर वही कार्य किया जा रहा है। एक लंबा चौड़ा बजट 400-500 करोड़ रुपए का दिखाया जाता है कि हमारी नगर निगम के द्वारा 400 करोड़ का बजट पेश किया जा रहा है, और वास्तविक कार्य मात्र अधोसंरचना मद में 12 से 15 करोड़ का होता है। ना कोई योजना आती है, ना किसी प्रकार का कोई कार्य होता है। 5 साल से हम हाईटेक बस स्टैंड, गोकुल नगर, यानी कि मुझे तो ये लगता है कि कभी कभी भाजपा का बजट या भाजपा का घोषणा पत्र उठा के कांग्रेस उस घोषणाओं के ऊपर आ जाती है, और कांग्रेस का घोषणा पत्र को लेके भाजपा वाले आ जाते हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि तस्वीर सरकार बदलने के बाद भी नगर निगम में धमतरी का भाग्य नहीं बदलेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से धमतरी का भाग्य नहीं बदलेगा, क्योंकि ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं ये विषय के प्रति जागरूक नहीं है, अपनी ही कही बातों को भूल जाते हैं, और जब अपनी कही बातों को भूल जाते हैं तो फिर किस विषय पर कार्य करेंगे? आज PWD के सभापति ने, मैं प्रश्न में सुन रहा था, रमशगरी के बारे में कह रहे थे, जब उनके पास विभाग आ गया है उनको जांच करवाना चाहिए, और जांच करवाने के बाद उसका और अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि उस वार्ड के भी वो पार्षद हैं और या उनके घर के आसपास का ही लगा हुआ है, वो ज़्यादा अच्छे से समझ के उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऐसी कोई कार्य योजना को बजट में प्रस्तुत करवाना चाहिए था, बजट में साथ में जुड़वाना चाहिए था। ऐसी कोई भी योजना नहीं दिख रही। ये सामान्य सभा की बैठक और बजट जो पेश किए हैं, तो क्या लगता है ये एक बहुत बड़ी मिलीभगत का एक हिस्सा है जो धमतरी के हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है? मैं बोला नहीं, आपस की नूरा किश्ती है पब्लिक को ये दिखाने के लिए कि मैं पक्ष में हूँ और मैं विपक्ष में हूँ, पर अंदरूनी रूप से यह प्रतीत हो रहा है, जो सामान्य सभा की बैठक में भी दिखा है, कि